हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस हम कर रहे हैं सी टैट और स्टेट टैट्स के लिए, और इसमें कुछ क्लासेस हम कर चुके हैं। इसमें अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले उनको देखें और सीक्वेंस से सभी क्लासेस देखते चलें, जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, नगर प्रशासन के बारे में। तो इससे पहले हमने गांव के प्रशासन के बारे में जाना था कि गांव में जो प्रशासन है वो कैसे चलता है, कैसे सारी व्यवस्थाएं होती हैं, सारी जो नागरिकों के लिए जो सुविधाएं होती हैं वो कैसे मुहैया कराई जाती हैं सरकार के द्वारा। और इससे पहले हम पंचायती राज सिस्टम के बारे में भी जान चुके हैं। तो अब बारी आती है शहरों की, कि शहरों में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलता है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेगा शहर के प्रशासन में। तो शहर का प्रशासन कहें या फिर नगर प्रशासन करें, बात एक ही है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो कंटेंट इसमें हम करने वाले हैं आज की क्लास में। फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी और टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और पीडीएफ्स आपको मिलती रहेंगी टेलीग्राम चैनल पर। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो क्योंकि ये नगर का प्रशासन है, तो जो नगर प्रशासन है उसमें ये जो सुविधाएं हैं, सारे जो काम हैं, वो व्यवस्था जो होती है वो कौन करता है। देखो, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड द मार्केट क्लीन। तो जो साफ सफाई का काम होता है, रोशनी की व्यवस्था होती है, कूड़ा इकट्ठा करने की व्यवस्था होती है, पानी की सुविधा, और सड़कों और बाज़ारों की साफ सफाई का जो काम है वो सब करती है कौन? नगर निगम। तो नगर निगम करता है ये सभी काम को। और नगर निगम का काम ये सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैलें। तो इसी वजह से साफ सफाई का काम भी किया जाता है। ये स्कूल स्थापित करता है, मतलब अगर नए स्कूल खोलने हैं तो वो स्कूल खोलेगा, और उन्हें चलाने का काम भी करता है। शहर में दवाखाना यानी कि मेडिकल स्टोर्स या फिर अस्पताल, ये काम भी नगर निगम का होता है। इसके अलावा जो बाग बगीचों का रखरखाव होता है, आपने देखा होगा सड़कों पर पौधे आपने देखे होंगे। सड़कों पर जो पौधे लगते हैं और वो जो बढ़ते चले जाते हैं, वो कैसे बढ़ते हैं? वो ऐसी थोड़ी ना, वो लगाए जाते हैं, उसके बाद उनकी देख रेख की जाती है, उनको पानी दिया जाता है नियमित तौर पर। तो ये सब व्यवस्था कौन करता है? नगर निगम करता है। इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद देखो, बात आती है कि बड़े शहरों में नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को हम क्या कहते हैं? नगर निगम। इन बिग सिटीज इट इज़ कॉल्ड अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड इन स्मॉलर टाउन्स इट इज़ कॉल्ड अ म्यूनिसिपल काउंसिल। तो पिक्चर क्लियर रखेंगे दोनों की, क्या कि जो बिग सिटीज़ होती हैं, जैसे कि मुंबई हो गई, दिल्ली हो गया, या फिर आपके बेंगलोर हो गया, ये जो बिग सिटीज़ हैं इनको हम महानगर भी कहते हैं। और इनकी आबादी आपको लगभग 10 लाख से ऊपर ही मिलेगी, 1 मिलियन से ऊपर इनकी आबादी मिलेगी। तो ऐसे शहरों में जो नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान हैं उनको हम कहते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर नगर निगम। और जो छोटे कस्बे होते हैं जिनकी आबादी कम होती है, अप्रोक्स आपकी 20,000 से लेकर 3 लाख, मतलब इतनी आबादी से ऊपर जो होते हैं ये प्रशासन चलाने वाली संस्था, इनको हम कहते हैं नगर पालिका। तो आपने सुना भी होगा, अगर आपका छोटा शहर है, छोटा कस्बा है, तो वहाँ पर नगर पालिका का नाम आपने अक्सर सुना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इसमें जो लोग होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनको क्या कहा जाता है और किस तरह से वो चुने जाते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे वार्ड काउंसलर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में, निगम पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी के बारे में। देखो, अब बात आती है वही सब काम की जो हम कह रहे थे अभी, बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई और अस्पताल वगैरह की जो व्यवस्था करनी है, ये सब निर्णय कौन लेता है? हु टेक्स द डिसीजंस? तो द डिसीजंस लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर्स। तो वार्ड काउंसलर जो होता है, निगम पार्षद जो होता है, वो ये सब निर्णय लेता है। और उसको चुना कैसे जाता है? देखो, आपका कोई भी शहर है, वो जो शहर है वो वार्ड्स में बटा होता है, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा होता है। जैसे कि हमने गांव के प्रशासन में भी पढ़ा था इसके बारे में। तो जैसे हमने गांव को अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांट दिया, वैसे हमने शहर को भी छोटे छोटे भागों में बांट दिया। वही आपका कहलाता है क्या? वार्ड। आपने सुना होगा कि इस वार्ड से ये मेंबर हैं, इस वार्ड से ये मेंबर हैं। तो होता क्या है कि वार्ड जो होता है उससे एक मेंबर चुना जाता है, जिसको कि हम कहते हैं वार्ड काउंसलर। तो वार्ड काउंसलर्स आर इलेक्टेड मतलब जो चुनाव होते हैं, चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा ये चुने जाते हैं। तो जनता इनको चुनती है। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये भी पूछा जाता है कि निगम पार्षद जो है निर्वाचित होते हैं या नियुक्त होते हैं। निर्वाचित और नियुक्त करने में
आपको अंतर रखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नियुक्त करना मतलब अपॉइंट करना, वो डायरेक्टली सरकार अपॉइंट करती है, लेकिन जो इलेक्ट होते हैं मेंबर्स वो जनता चुनती है चुनाव प्रक्रिया के द्वारा। तो निगम पार्षद भी ऐसा ही एक पर्सन होता है जो कि चुना जाता है। अब देखो ये हिंदी में भी है और यहाँ पर इंग्लिश में भी है, तो एक पेज पर नहीं आ रहा था इसलिए अलग अलग लिखा है। तो नगर निगम के कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। ये जो पार्षद है ना, एक एक पार्षद जो हर वार्ड से चुना गया है, तो जो निर्णय पूरे शहर को प्रभावित करते हैं उन निर्णयों के लिए ये पार्षदों का ग्रुप बना दिया जाता है। कुछ पार्षद मिलकर के क्या करते हैं, समितियां बना लेते हैं। जैसे कि आप भी कुछ ग्रुप मिल जाएं, जैसे आपके स्कूल में, आपके कहीं पर भी कॉलेज में ग्रुप बना दिए जाते हैं, अलग अलग काम सबको सौंप दिया जाता है। तो ऐसे ही कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। तो अगर देखो इनमें दोनों में अंतर की बात करें, दोनों के काम के अंतर की बात करें, तो देखो निगम पार्षद जो है, जो एक वार्ड की समस्या होगी वो उसको हल करेगा, यानी कि उसके क्षेत्र में आने वाला जो वार्ड है उसके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको वो हल करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें, बिजली के तार लटक जाएं अगर, या फिर कोई छोटी मोटी समस्या आ जाए, स्ट्रीट लाइट खराब हो जाए, तो ये सब काम क्या है, निगम पार्षद के होते हैं। और जैसे कि पार्षद समितियां होती है, ये पार्षदों को मिलाकर के बनती है। ये पार्षद समितियां नगर के स्तर पर काम करती हैं। जैसे जो मेन सड़कें होती हैं उन पर ये सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करती हैं, कचरा जमा करने की और पानी की व्यवस्था करती हैं। तो ये समितियां जो बन जाती हैं ये सारे काम देखती हैं। तो इस तरह से आप काम का डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। निगम पार्षद और पार्षद समितियों में जो छोटे काम होते हैं, क्षेत्र के अपने अंदर आते हैं, अपने क्षेत्र के जो काम होते हैं, वे समस्याएं होती हैं उनको हल करते हैं निगम पार्षद। लेकिन पूरी समिति जो है वो नगर स्तर पर काम करती है, पूरे शहर की जो समस्या होगी वो पार्षद समितियां मिलकर के करेंगी। तो ये इंग्लिश में ही है, यही सेम चीज़। अब देखो बात करते हैं आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी के बारे में। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो ये कौन होते हैं, देखो जहां पार्षदों की समितियां और पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, देखो जो पार्षद चुना गया था और उन्हीं मेंबरों से जो मिलकर के समितियां हमने बनाई थी, वो तो निर्णय लेने का काम करते हैं, लेकिन जो लागू उन्हें करना है उन कामों को, वो काम करते हैं आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी। तो ध्यान रखेंगे, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद जो हैं वो निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा। तो इलेक्टेड और अपॉइंटेड में क्लियर रहना चाहिए आपको ये पॉइंट, कि इलेक्शन जो होते हैं उनके थ्रू तो लोग चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं, जो कि हैं हमारे काउंसलर्स, वार्ड काउंसलर्स या फिर पार्षद। लेकिन जो अपॉइंट होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो होते हैं हमारे आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी, कमिश्नर और एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब देखो बात आती है कि डिसीजंस तो लिए जाते हैं, काम भी होता ही है, लेकिन ये होते कैसे हैं, नगर निगम में निर्णय लिए कैसे जाते हैं, हाउ आर दीज डिसीजंस मेक। तो होता ये है कि ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर्स मीट एंड दे मेक अ बजट एंड द मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस। सारे वार्डों के जो पार्षद हैं वो मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है कि इस काम में इतना पैसा लगेगा, इस काम में इतना पैसा लगेगा। वही जो बजट बनता है उसके अकॉर्डिंग फिर खर्चा किया जाता है। और पार्षद ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें और फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं, यानी कि हम कहें कि इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो द वार्ड काउंसलर्स ट्राई एंड इंश्योर दैट द पार्टिकुलर डिमांड्स ऑफ दियर वार्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल। दीज डिसीजंस आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो इम्प्लीमेंट कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होता है, लेकिन जो निर्णय लिए जाते हैं वो पार्षदों के द्वारा लिए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। अब देखो बात आती है कि ये काम होता कैसे है। अब ये जो कर्मचारी होते हैं कैसे काम करते हैं। दरअसल जो काम होता है शहर में उसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। देखो ये गाँव के बिल्कुल अलग से है थोड़ा, वहाँ पर इस तरह के विभाग नहीं थे। तो यहाँ पर होता क्या है कि शहर में अलग अलग भागों में काम बांट देते हैं। द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो हर चीज़ का डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट हो गया, जल विभाग है, गार्बेज कलेक्शन का डिपार्टमेंट है, उद्यानों की देखभाल का विभाग है, सड़क व्यवस्था का विभाग है, लेखा विभाग है यानी अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, सफाई विभाग है यानी सैनिटेशन डिपार्टमेंट है। तो सभी को एक अलग अलग काम सौंप दिए गए हैं कि उनका फिर ये काम होता है, वो फिर अपना काम उसी हिसाब से करते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कचरे की व्यवस्था भी की जाती है नगर निगम के द्वारा। कुछ ये रिसाइकिल करते हैं, कुछ ये वैसे इसकी व्यवस्था करते हैं कि कुछ खाद वगैरह अगर किसी का बनाना है गीले कचरे से खाद बनाने का, तो ये सब काम भी किया जाता है। देखो यहाँ पर अगर आप देखें तो अलग अलग तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि सड़क पर ही कचरा फेंक देते हैं, यहाँ पर कोई सही से व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि काम होता है नगर निगम का ये व्यवस्था करने का, लेकिन कहीं कहीं पर वो कहते हैं ना कि काम सही से नहीं होता है, तो ये सड़कों पर ही कचरा ऐसे ही फैला रहता है। बाकी कुछ जो कचरा है वो जैसे कि ये रिसाइकिल हो सकता है, प्लास्टिक होता है हमारा, ये जो मेटल की जो चीज़ें होती हैं जैसे लोहा हो गया या फिर बाकी मेटल की चीज़ें, तांबा वगैरह, ये हम क्या करते हैं कबाड़ी वाले को देते हैं। और आपको भी ये करना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें कचरे में ना फेंकें। जो रिसाइकिल हो सकती हैं चीज़ें वो कबाड़ी वाले को ही दें, क्योंकि अगर हम इतने सारे कचरे में ये प्लास्टिक की चीज़ें भी डाल देंगे तो वो कचरे में तो कोई ढूंढेगा नहीं, और फिर वो क्या करेगा, वो एनवायरनमेंट में मिल करके वो नुकसान पहुंचाएगा। जबकि जब कबाड़ी वाले के पास जाएगा तो वो रिसाइकलिंग के प्रोसेस में चला जाएगा और एक अच्छा उसका यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए जितना ज़रूरी हो सके चीज़ों को खुद ही मैनेज करें। अगर हम अपने घर से ही शुरुआत करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी देखो बात आती है कि देखो अलग अलग विभाग तो बना दिए नगर निगम ने, और सारी व्यवस्था भी कर दी, सारे काम भी कराएगा वो, उसके लिए लोगों को भी अपॉइंट करेगा, मतलब लोगों को भी रखेगा। तो देखो कुछ तो काम ये गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये प्राइवेट भी होते हैं काम। जैसे कि नगर निगम के द्वारा क्या होता है, नगर निगम उनको पैसा देता है। अब देखो ये सब काम कराने के लिए नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है, नगर निगम कैसे ये सारे काम कराएगा। तो इतने सारे काम के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, और निगम ये राशि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करता है। यानी कि इनकम के कई सारे सोर्सेस होते हैं नगर निगम के। तो इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से आता है। तो अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। क्योंकि जब लोगों को सर्विस मिल रही है तो उसका उनको टैक्स भी देना होता है। तो इसमें देखो एक तो आता है संपत्ति कर, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी आपके पास जो है उसका ये आता है, और ये इससे नगर निगम के पैसे का 25 से 30% तक मिल जाता है। पानी और अन्य सुविधाओं के लिए टैक्स होता है, जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा टैक्स होता है। शिक्षा पर भी टैक्स होता है, दुकान या होटल पर भी टैक्स होता है, मनोरंजन कर होता है यानी सिनेमा पर भी। तो आपने देखा होगा अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर इंटरटेनमेंट टैक्स लिखा होता है। ऐसे ही आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको टैक्स देना होता है। छोटे ढाबे वगैरह पर तो नहीं होता है, जहाँ पर आपको बिल मिलता है खाने का वहाँ पर। अब देखो आगे एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। देखो पहले तो ये गवर्नमेंट के थ्रू ही होते थे काम, लेकिन अब होता क्या है कि हाल ही के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। मतलब ठेकेदार को पैसा दे देते हैं, फिर वो ठेकेदार अपने हिसाब से वो काम कराते हैं, वर्कर्स को रखते हैं। तो इसको हम कहते हैं निजीकरण, जो कि आजकल आप ज़्यादातर सुन रहे हैं निजीकरण शब्द। तो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट हर चीज़ को निजीकरण की तरफ ले जा रही है। तो इसको हम क्यों ऐसा समझते हैं। देखो सरकार क्या करती है, किसी एक इंसान को, किसी कंपनी को ठेका दे देती है, और फिर वो कंपनी अपनी तरफ से काम करवाती है। सरकार का काम रहता है उनको उनके हिसाब से काम दे देना, निजीकरण यही होता है। तो अब ऐसे ही सफाई का काम भी होता है। तो इसका मतलब है निजीकरण का कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे अब वो काम निजी कंपनियां करती हैं। तो निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा उठाने और जमा करने के काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं गवर्नमेंट के मुकाबले। तो उन मजदूरों की नौकरी जो है टेम्परेरी भी होती है। एक ये नुकसान है उन मजदूरों को, मतलब कि कभी भी उनको रखा जा सकता है, कभी भी उनको निकाला जा सकता है नौकरी से। और कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है, रिस्क रहता है, और अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं। तो अगर काम करते हुए घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। तो काफ़ी सारे रिस्क होते हैं जो कि मज़दूरों को इसमें झेलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। तो अब देखो अगर हम बात करें गार्बेज की ही, कचरे की ही, तो कचरे से काफ़ी बीमारियाँ फैलती हैं। अब ऐसी ही एक घटना है सूरत शहर की। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। प्लेग एक रोग है जो पहले बहुत होता था। तो सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारी को कूड़ा कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। तो ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। क्योंकि पहले देखो कचरा उठाने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, तो नगर निगम भी ज़्यादा ऐसे पंक्चुअल नहीं होता था पहले। अब तो फिर भी आपके घरों से कचरा उठाने आते हैं। तो प्लेग हवा के जरिए फैलता है। पॉइंट ध्यान रखेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो जिन लोगों को प्लेग हो जाए उनसे दूसरे लोगों को दूसरों से अलग रहना पड़ता है, क्योंकि ये मतलब क्योंकि हवा के जरिए फैलता है तो दूसरे इंसान को भी हो सकता है।
तो सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक गाँव लोगों को शहर छोड़ना पड़ा और प्लेग के डर ने ये अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे और सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। तो अब तो काफ़ी सूरत बदल चुकी है, हम ये कहेंगे। तो इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। तो साफ़ सफाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हमारे आसपास अगर सफाई रहती है तो बीमारियों से बचे रहते हैं। तो बाकी इसके अलावा देखो, स्वच्छता अभियान भी शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ये 2 अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था, जिसके तहत इन्होंने ये जो अभियान चलाया था ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों में ही चलाया था, सफाई को बढ़ावा देने के लिए। तो गांधी जी की जयंती पर यह शुरू हुआ था। और स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विद्यार्थियों के बीच स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों में भी कई गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। अब भी मतलब ये मिशन हम कह सकते हैं चल ही रहा है। अब तो हर शहरों में प्रतियोगिताएं भी होती हैं इसके लिए, और इनको रैंकिंग भी मिलती है शहरों को कि सबसे स्वच्छ कौन सा है। तो ये रैंकिंग भी होती है, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है साफ़ सफाई में लोग आगे आ रहे हैं और शहरों की दशाएं भी काफ़ी सुधरी हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नगर प्रशासन से रिलेटेड। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता भी चलता है कि कौन इंटरेस्टेड है, वीडियो देख रहा है और किसको फ़ायदा मिल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग, स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।